हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एक वीडियो लाया हूं, जिसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल जो रूप हैं उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं और कितने हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और इसका मैंने हिंदी मीनिंग भी दे दिया है एक एक सेंटेंस लिख लिख कर, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस जो है कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और उससे बहुत अच्छी तरह से उस सेंटेंस को आप पकड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलने से पहले जो नए हैं उस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस यात्रा पर। तो यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं एक टेबल आपको दिख रहा होगा। इस टेबल में सबसे ऊपर मैंने लिखा है सब्जेक्ट डैश हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट टेबल, और ये कौन सा टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस का। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ही बारे में ही बताऊंगा, या अर्थात जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं उन्हीं का एक्सप्लेनेशन मैं इसमें करने वाला हूं। और अगले दो वीडियो में मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का करूंगा। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस का ही रखा है। तो इस तरह से ऊपर के हेडिंग्स आप समझ गए होंगे कि ये एक टेबल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट टेबल, जो प्रेजेंट टेंस का है। इसके दो हिस्से हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल हिस्सा है। सिंगुलर में मैंने सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर लिया है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज़ होंगे वो है। और प्लूरल वाले हिस्से में मैंने सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट आई है उसका प्लूरल वी होता है, उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसके साथ कौन कौन से यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है। और लगभग मैंने उन सभी को शामिल किया है जो एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब एम है सब्जेक्ट आई के लिए। तो आई के साथ एम का जो सेंटेंस है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है, आई एम ए पैट्रियट, मैं एक देशभक्त हूँ। अगला है आई एम सेविंग माई कंट्री, मैं अपने देश को बचा रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक सिंपल प्रेजेंट में एम का यूज हुआ है, और दूसरा जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें यानी कोई काम अगर चल रहा है कंटिन्यूसली लगातार तो उसमें हम एम का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगला सेंटेंस जो है वो होगा आई के साथ हैव का। तो आई हैव, यहाँ पे एग्जांपल देखें, आई हैव कंप्लीटेड माई पेंटिंग, मैंने अपना पेंटिंग पूरा कर लिया है। अगला है आई के साथ कैन का, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। अगला है आई के साथ मे का, मे कैन का प्रयोग जो है वो आप किसी समय किसी काम को करने में अगर सक्षम है अर्थात आपकी शक्ति के अंदर है तो उसमें कैन लगता है। और अगर आप उसमें कोई शक हो या संशय हो आपको उस कार्य को करने में, या वो आपके क्षमता में नहीं हो ऐसा लगे, तो मे का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में लास्ट वाले अंतिम वाक्य में देखें, आई मे क्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, अर्थात इसमें संशय है क्योंकि एक नदी है, पार मैं नहीं भी कर सकता हूँ अगर चौड़ी या गहरी है। तो इस तरह से ये कन्फर्मली नहीं कहा जा सकता है कि मैं नदी को पार कर ही लूँगा, तो इसीलिए इसमें मे का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर एक नाला अगर रहे, एक छोटी नाली रहे, तो वहाँ पे आप कैन लगा सकते हैं कि आई कैन क्रॉस दिस ड्रेन, इसलिए कि वो नाली आप आराम से पार कर लेंगे, वो एक मनुष्य की क्षमता के अंदर है। तो इसलिए यहाँ पे मे का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक नदी को पार करना एक मनुष्य के क्षमता में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अर्थात संशय है, उसमें शंका रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे मे का प्रयोग हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगले पृष्ठ की ओर अगला वाक्य है आई के साथ माइट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो माइट का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो जो जिस कार्य में संभावना है पर अत्यधिक संभावना है, अर्थात काम हो जाने की संभावना अधिक है, नहीं होने की कम है, तो वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो आई माइट पास द एनुअल एग्ज़ाम, मैं वार्षिक परीक्षा पास कर सकता हूँ। अगला है आई ओट टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे मैं जो है वो सब्जेक्ट आई के साथ ओट टू लगा है। ओट टू की का प्रयोग जो है वो किसी नैतिक बाध्यता के अर्थ में होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई ओट टू सर्व, यहाँ पे माई लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, माई पेरेंट्स। तो आई ओट टू सर्व माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, अर्थात नैतिक बाध्यता है, नैतिकता कहती है कि आपको करना ही चाहिए। तो ऐसी बाध्यताओं में जो नैतिक बाध्यता है उसमें ओट टू लगेगा। अगला है आई मस्ट ओबे डॉक्टर्स एडवाइस, मुझे डॉक्टर की परामर्श अवश्य माननी चाहिए। तो अगर आप बीमार हैं और आपको ठीक होना है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं अभी मैं नहीं सुनूंगा डॉक्टर की बात, फिर कभी सुन लूँगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। आपको अगर ठीक होना है, आप अगर बीमार हैं और ठीक होना है तो आपको डॉक्टर की परामर्श अवश्य ही माननी चाहिए, यानी आपकी ये बाध्यता है एकदम। तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हुआ है, आई मस्ट ओबे डॉक्टर्स एडवाइस, अदरवाइज आप ठीक नहीं होंगे। अगला वाक्य है आई नीड सम बुक्स। ये जो नीड है ये चाहिए अर्थ में, ये यहाँ पे देखेंगे आप ओट टू, मस्ट और नीड, ये सब में चाहिए लगा है, पर उनके जो अंतर है उनमें, उनके जो भाव में अंतर है, वो अंतर मैंने अंत में लिख दिया है, क्या भाव वहाँ प्रकट हो रहा है। तो आई नीड सम गुड बुक्स, तो नीड मत अर्थ का अर्थ भी चाहिए होता है, पर किस अर्थ में? तो कोई वस्तु की आवश्यकता, किसी वस्तु की आवश्यकता रहने पर, ज़रूरत रहने पर जो चाहिए लगता है, उस चाहिए के लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नीड सम गुड बुक्स, मुझे कुछ अच्छी पुस्तकें चाहिए। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे सुबह उठना चाहिए, तो हमें सुबह जगना चाहिए, तो ये हमें खेलना चाहिए, तो ये वो इस खेलना चाहिए में कोई वस्तु आप नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए वस्तु से संबंधित जब कोई आवश्यकता प्रकट हो तो हम वहाँ पे नीड का प्रयोग करते हैं। अगला है आई डू नॉट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स। यहाँ पे डू जो है वो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसका प्रयोग यहाँ पे हमने किया है कि मैं दूसरों की सहायता करने में हिचकिचाता नहीं हूँ। सॉरी। अगला है आई एम बीइंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो बी है, अर्थात बी, तो उसका एक रूप है बीइंग, आईएनजी लगकर मैं तैयार हो रहा हूँ है, इसलिए यहाँ पे बीइंग लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ बी है। तो आई एम बीइंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। अगला अब हम लोग प्लूरल की तरफ चलते हैं। वी आर, पहला उदाहरण है वी आर पैट्रियट्स, हम लोग एक देशभक्त हैं। अगला है वी आर सेविंग आवर कंट्री, हम लोग अपने देश को बचा रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे वी चूँकि प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ आर लगा है, एम नहीं लगा है, तो इसे हमें ध्यान देना चाहिए। अगला वाक्य है वी हैव कंप्लीटेड आवर पेंटिंग, हम लोगों ने अपना पेंटिंग पूरा कर लिया है। कोई काम जब हम पूर्ण कर लेते हैं तो उसके साथ हैव लगा सकते हैं, यानी कर चुके होते हैं तो उसमें हम लोग हैव लगाते हैं। अगला वाक्य है जब हमारी इस क्षमता के अंदर हो तो हम कैन लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है हम लोग इस समस्या को हल कर सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कैन हम लोगों ने प्रयोग किया है। अगला है अगर कोई कार्य करने में हमें शंका हो, संशय हो, तो उसमें हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है वी मे क्रॉस दिस रिवर, हम लोग इस नदी को पार कर सकते हैं। अगला है अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं, वी माइट पास द एनुअल एग्ज़ाम, हम लोग वार्षिक परीक्षा पास कर सकते हैं। अगला है वी ओट टू सर्व आवर पेरेंट्स, यहाँ पे नैतिक बाध्यता है,
तो हमें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद है वी मस्ट ओबे डॉक्टर्स एडवाइस, हमें डॉक्टर की परामर्श अवश्य माननी चाहिए, ये बाध्यता है, अन्यथा हम लोग ठीक नहीं हो सकते। सॉरी। वी नीड सम गुड बुक्स, हमें कुछ अच्छी पुस्तकें चाहिए, ये आवश्यकता बता रही है तो नीड का प्रयोग हुआ है। अगला है वी डू नॉट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स, हम लोग दूसरों की सहायता करने में हिचकिचाते नहीं हैं, यहाँ पे डू का प्रयोग हम लोगों ने किया है। एक वाक्य है जैसे हम लोग खेलते तो हैं, ऐसा अगर कोई वाक्य को जोर देकर बोले तो उसमें भी हम डू का प्रयोग कर सकते हैं कि वी डू प्ले, अर्थात हुआ कि हम लोग खेलते तो हैं। वी प्ले मतलब हम लोग खेलते हैं, वी डू प्ले मतलब हम लोग खेलते तो हैं। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, यहाँ पे लेकिन डू का प्रयोग जो है आप हम लोग खेलते तो हैं ऐसे वाक्य में ही कर सकते हैं। अगला है वी आर बीइंग रेडी, हम लोग तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे बी का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग वी आर बीइंग रेडी, हम लोग तैयार हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन का यहाँ पर टेबल आप देख सकते हैं, तो सेकंड पर्सन का टेबल भी लगभग वैसा ही है जैसा कि फर्स्ट पर्सन का था। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन में यहाँ यू के साथ एम का प्रयोग हुआ था, उस जगह पे आप यहाँ पे दोनों जगह में आर ही प्रयोग हुआ है। तो यू के लिए यानी सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही प्रकार के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। तो चलिए इनके उदाहरणों की तरफ चलते हैं। पहला उदाहरण है यू आर ए पैट्रियट, तुम एक देशभक्त हो। यू आर सेविंग योर कंट्री, तुम अपने देश को बचा रहे हो। यू हैव कंप्लीटेड योर पेंटिंग, तुमने अपना पेंटिंग पूरा कर लिया है। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम अब इस समस्या को हल कर सकते हो। यू मे क्रॉस दिस रिवर, तुम इस नदी को पार कर सकते हो। तो जैसा हम लोगों ने पहले ही जाना कि कैन का प्रयोग आपकी शक्ति के अंदर, आपकी क्षमता के अंदर काम रहने से कैन, और क्षमता से बाहर रहने से मे का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब इसके और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख रहे हैं यू माइट पास द एनुअल एग्ज़ाम, पहला उदाहरण है कि तुम वार्षिक परीक्षा पास कर सकते हो, यानी संभावना अधिक है अगर, तो माइट का प्रयोग होगा। उसके बाद नैतिक बाध्यता है यू ओट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। मैंने एक ही प्रकार के वाक्य अधिकतर रखने का प्रयास किया है ताकि आपको साफ साफ पता चल सके कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस प्रकार से किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार प्रयोग होते हैं, और ताकि आपको हर वाक्य अगर एक जैसा रहेगा तो आप जो मुख्य अंतर, थोड़ा सा जो अंतर है उसको आप तुरंत जल्दी पकड़ लेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं बार बार अलग अलग उदाहरण दूंगा तो आप उसी उदाहरण में ही खो जाएंगे और आप जो मूल बात है उसको याद रखना भूल जाएंगे, इसलिए मैंने उदाहरण सभी लगभग एक प्रकार के लिए हैं। अगला है यू ओट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि ये नैतिक बाध्यता है, तो नैतिक बाध्यता में ओट लगता है, उस ओट टू। उसके बाद है यू मस्ट ओबे डॉक्टर्स एडवाइस, तुम्हें डॉक्टर की परामर्श अवश्य माननी चाहिए। उसके बाद है अर्थात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अवश्य ही करने चाहिए, मतलब वो मस्ट होते हैं हमारे लिए। जैसे आप अगर बोलेंगे कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न करना है, आप बोलेंगे फर्स्ट डिवीज़न भी करना है और आप बोलेंगे कि नहीं मैं मेहनत भी नहीं करना चाहूँगा, कभी कभार कर लूँगा, तो वो तो गारंटी नहीं होगी। तो ये वहाँ पे आपको ये मस्ट है कि आप हार्ड लेबर करना ही होगा तभी आप फर्स्ट डिवीज़न करेंगे, तो वैसी जगह में मस्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद है यू नीड सम गुड बुक्स, तुम्हें कुछ अच्छी पुस्तकें चाहिए, यहाँ पर पुस्तकें जो हैं वो एक ज़रूरत बता रही हैं, इसलिए यहाँ पे नीड का प्रयोग हुआ है। अगला है यू डू नॉट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स, तुम दूसरों की सहायता करने में नहीं हिचकिचाते हो। अगला है यू आर बीइंग रेडी, तुम तैयार हो रहे हो। अब हम चलते हैं प्लूरल की तरफ।
यू आर पैट्रियट्स, इसमें कोई अंतर नहीं है, तुम लोग देशभक्त हो, सिर्फ अर्थ में अंतर आ गया है। यू आर सेविंग द कंट्री, तुम लोग देश को बचा रहे हो। यू हैव कंप्लीटेड योर पेंटिंग, तुम लोगों ने अपना पेंटिंग पूरा कर लिया है। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम लोग इस समस्या को हल कर सकते हो। यू मे क्रॉस दिस रिवर, तुम लोग इस नदी को पार कर सकते हो, इसमें शंका है इसलिए मे का प्रयोग हुआ है। यू माइट पास द एनुअल एग्ज़ाम, तुम लोग वार्षिक परीक्षा पास कर सकते हो, अगर अधिक संभावना है तो माइट का प्रयोग करेंगे। यू ओट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि नैतिक बाध्यता है, इसलिए ओट टू हुआ है का प्रयोग हुआ है। अगला है यू मस्ट ओबे डॉक्टर्स एडवाइस, तुम्हें डॉक्टर की परामर्श अवश्य माननी चाहिए, बाध्यता है। उसके बाद ज़रूरत के बताने के लिए यू नीड सम गुड बुक्स, तुम्हें कुछ अच्छी पुस्तकें चाहिए। उसके बाद है डू का प्रयोग, यू डू नॉट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स, तुम लोग दूसरों की सहायता करने में हिचकिचाते नहीं हो। उसके बाद है यू आर बीइंग रेडी, तुम तैयार हो रहे हो। तो इस तरह से सेकंड पर्सन भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड पर्सन की तरफ। चलिए, ये रहा थर्ड पर्सन का टेबल। चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं हम लोग। थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। ही है, शी है। ही जो है वो पुल्लिंग के लिए वह अर्थ में लगता है, शी स्त्रीलिंग के लिए वह अर्थ में, इट कोई छोटे जीव जंतु के लिए यह अर्थ में, बॉय मतलब लड़का अर्थात पूरे लड़का जाति को का बोध होता है। राम मतलब यहाँ पे किसी का नाम है, और उसके साथ क्या क्या प्रयोग हो रहा है आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, तो पहला उदाहरण है ही, शी, इट, बॉय, राम इज़ ए पैट्रियट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पहला ही अर्थ लिया है, बाकी के अर्थ आप स्वयं लगा लें कि वह एक देशभक्त है। अगला, शी इज़ सेविंग हर कंट्री, वह अपने देश को बचा रही है। यहाँ पे शी के साथ प्रयोग किया है मैंने, तो शी के साथ आप देख रहे हैं इज का प्रयोग हुआ है। ही, शी, इट सब के साथ इज का ही प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है, नंबर है, मतलब एक वचन है और थर्ड पर्सन का है। उसके बाद है द बॉय हैज़ कंप्लीटेड हिज पेंटिंग, लड़के ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली है। तो कोई काम पूर्ण करने पर हमें वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब का थर्ड रूप जो है हैज़ का प्रयोग करना रहता है। तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हम लोगों ने किया है। उसके बाद है रमेश कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रमेश इस समस्या को हल कर सकता है। तो रमेश के क्षमता में के अंदर है, तो इसलिए कैन का प्रयोग हम लोगों ने किया है। अगर नहीं रहेगा तो हम में भी लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देखेंगे पहला उदाहरण है द स्टूडेंट माइट पास द एनुअल एग्ज़ाम, छात्र वार्षिक परीक्षा पास कर सकते हैं, संभावना अधिक है, तो माइट का प्रयोग हुआ है। अन्यथा आप मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको वाक्य से लगे या उसके पहले की घटनाओं से लगे कि ये इसमें इस कार्य को होने में शंका है तो मे का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा अगर अधिक संभावना रहेगी तो माइट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ही ओट टू सर्व हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, यह नैतिक बाध्यता है, तो ओट टू का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है इट मस्ट बी ओबेड, ये है यहाँ पे मैंने थोड़ा बदला है, इसे अवश्य माना जाना चाहिए, अर्थात कोई बात ऐसी है जिसे अवश्य ही माना जाना चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग होगा। अगला है रमेश नीड सम गुड बुक्स, रमेश को कुछ अच्छी पुस्तकें चाहिए, यहाँ पे रमेश को ज़रूरत है इसलिए नीड का प्रयोग हुआ। अगला है ही डज़ नॉट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स, वह दूसरों की सहायता करने में हिचकिचाता नहीं है। ही है इसलिए यहाँ पर डू नॉट नहीं लगा है, डज़ नॉट लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगता है। उसके बाद है शी इज़ बीइंग रेडी, वह तैयार हो रही है। अब चलते हैं हम लोग प्लूरल की तरफ। दे आर पैट्रियट्स, वे लोग देशभक्त हैं। सोल्जर्स आर सेविंग द कंट्री, सैनिक देश को बचा रहे हैं। यहाँ पर सैनिक का अर्थ अनेक सैनिकों से है, अर्थात प्लूरल नंबर से है। उसके बाद है साइंटिस्ट किड्स हैव कंप्लीटेड देयर पेंटिंग्स, बच्चों ने अपना पेंटिंग पूरा कर लिया है। उसके बाद है साइंटिस्ट
कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वैज्ञानिक इस समस्या को हल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों ने अपनी पेंटिंग, यहाँ पे अपनी होगा क्योंकि पेंटिंग को स्त्रीलिंग हम मानते हैं, तो बच्चों ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली है, ऐसा होना चाहिए, पूरी कर ली है, पूरी कर ली और है, पूरी कर ली है। तो इस तरह से आप इसे पढ़ लेंगे। साइंटिस्ट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वैज्ञानिक इस समस्या को हल कर सकते हैं। अगला है दीज बॉयज़ मे क्रॉस दिस रिवर, ये लड़के इस नदी को पार कर सकते हैं। उसमें भी संशय है तो हम उसे मानेंगे कि मे लगाएंगे, लेकिन अगर संभावना अधिक रहेगी तो हम माइट लगाएंगे। लेबोरियस माइट गेट द सक्सेस, परिश्रमी अवश्य सफलता पा सकते हैं। तो यहाँ पे अब जब आप परिश्रमी देख रहे हैं तो अर्थात परिश्रम करने से सफलता मिलने की जो संभावना है वो अधिक ही होगी, इसलिए माइट का प्रयोग किया गया है। अगला है दे ओट टू सर्व देयर पेरेंट्स, उन्हें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, नैतिक वैधता है, इसलिए ओट टू का प्रयोग हुआ है। अगला है पेशेंट्स मस्ट ओबे डॉक्टर्स एडवाइस, जो रोगी हैं उन्हें डॉक्टर की परामर्श अवश्य ही माननी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे लीगल मस्ट का प्रयोग हुआ है। रोगियों को डॉक्टर की परामर्श अवश्य माननी चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स नीड सम गुड बुक्स, विद्यार्थियों को कुछ अच्छी पुस्तकें चाहिए, ये विद्यार्थियों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसलिए नीड का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है गुड सिटीजन्स डू नॉट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स, अच्छे नागरिक दूसरों की सहायता करने में हिचकिचाते नहीं हैं, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद है इट्स आर बीइंग रेडी, ये सब तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए लगभग उन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग आपको दिखाया जो आपके दैनंदिन मतलब डेली यूज़ में प्रयोग होता है, और आपके ट्रांसलेशन या रिपोर्टिंग में, और ख़ास तौर पर 9 और 10 की जो है उसमें ज़रूरी आजकल के मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स वो नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर करें, और कोई कमेंट भी ज़रूर दें, इसे और अच्छा कैसे किया जा सकता है इस पर ज़रूर कमेंट दें, या आपकी क्या ज़रूरत है, मैं कैसे और क्या चीज़ आपके लिए पहले दूं। तो इसके बाद वाली वीडियो में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का देने वाला हूं, तो कोई भी आपकी जो है ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सबको धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।